दुखीलाल मारवाड़ी फर्म का मैनेजर शीरी से सीधा मिला। उसने साफ बात कही, हमारी फर्म एक फौजी ठेका ले रही है और वह ठेका लेफ्टिनेंट कर्नल राव की सिफारिश से ही मिलना संभव है। उन्हें हम फीनिक्स में डिनर दे रहे हैं। अपने कार्यक्रम के बाद क्या आप आतिथ्य का काम संभाल सकेंगी? इस कार्य के लिए हम 3000 दे सकेंगे। 5000 शीरी ने मांग की और मांग स्वीकार हो गई। परंतु ये तो जैसे शीरी के लिए मुंह मांगा वरदान था। उसने पूरी रात कर्नल के साथ बिताई, पक्की दोस्ती कर ली। 5वें दिन दोपहर का लंच लेने कुछ स्थानीय सरकारी अफसर फीनिक्स में आए। डेविड ऑस्कर ने सलाह दी कि वह मजिस्ट्रेट रजनीकांत दत्त से परिचय प्राप्त कर ले। हो सकता है कि उसे भारत में रहने की अवधि 3 महीने से अधिक बढ़वानी पड़े। रजनीकांत युवक है, दिल फेंक है और अपने पिता की राजनीतिक स्थिति के कारण प्रभावशाली भी है। मानो बिना मांगे अवसर मिल रहे थे। दत्त के साथ शीरी ने 2 रातें बिताईं। दूसरी रात के बाद लगभग सुबह दत्त दरवाजे से मुड़कर फिर लौटा। तुम जादूगरनी हो शीरी, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। जब मैं भारत से चली जाऊंगी तो क्या मेरे साथ लंदन चलोगे? मृदु स्वर में बंगला भाषा में वह बोली। दत्त ने उसे बाहों में भर लिया। लंदन जाओगी कैसे? मैं जाने दूंगा तभी न, मैं यहाँ परदेशी हूँ, मेरे होते नहीं। सच? ओह सच, बहुत बड़ा सच। केवल 1 सप्ताह ही तो बीता था। शीरी खुश थी। खुश इसलिए थी कि 1 सप्ताह में, कुल 1 सप्ताह में उसे आशातीत सफलता मिली थी और प्रतिदिन उसके मित्र बढ़ रहे थे। नन्हे रहमान को गोद में लिए याकूब मिर्जा रात में भी निरंतर आगे बढ़ रहा था। दरअसल नन्हे रहमान को अपने स्वार्थ के कारण ही वह उठाए चल रहा था। यानी जब उठाकर चला था तब भावना प्रधान थी और अब स्वार्थ प्रधान था। याकूब मिर्जा का ख्याल था कि उस बच्चे के कारण वह विद्रोहियों में शीघ्र ही विश्वास पात्र हो जाएगा। परंतु सारा दिन और 1 पहर रात चलते रहने पर भी उसका विद्रोहियों से साक्षात नहीं हो पाया था। यानी उसका साक्षात फौज से भी नहीं हुआ था। परंतु हर गांव को देखकर लगता था जैसे कुछ देर पहले ही फौज वहां से गुजरी हो। अब वह जिस गांव के निकट पहुंच रहा था उसे देखकर लगता था जैसे वहां जीवन हो। दूर से ही एक लालटेन का प्रकाश उसे दिखाई पड़ रहा था जो अब निकट आता जा रहा था। यकायक वह ठिठक कर रुका। टार्च के प्रकाश में उसने दिन भर देखे गए दृश्यों से विपरीत दृश्य देखा। उसने देखा कि इधर उधर कई पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें पड़ी हैं। संभवतः यही यूनिट थी जिसने कई गांवों को एकदम तबाह कर दिया। यहाँ आकर शायद इस यूनिट को कत्लेआम का मूल्य चुकाना पड़ा। जब वह लालटेन के प्रकाश से कुछ दूर रह गया तब बंगाली भाषा में कहीं निकट से ही एक चेतावनी गूंजी, कौन जाता है, रुको। याकूब मिर्जा रुक गया। उसके पीछे से एक पुरुष आकृति प्रकट हुई। आगंतुक पुरुष के हाथ में एक लाठी थी। कौन हो तुम? प्रमोद घोषाल। किस गांव के हो? ढाका का। यहाँ कैसे? कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ जाऊं? पत्नी, पिता, माँ, बहन सभी को तो उन लोगों ने समाप्त कर दिया। मैं भाग पड़ा। किसी प्रकार बच गया तो भारत पहुंच जाऊंगा। अब आगंतुक निकट आ गया था। आगंतुक युवक ही था और चेहरे पर छोटी दाढ़ी प्रमाण थी कि मुसलमान है। तो अपनी जन्मभूमि छोड़कर भारत जाओगे? जन्मभूमि में अब कौन अपना है? जन्मभूमि में जन्मे सभी अपने होते हैं। ओह नहीं, काश तुम देखते भाई कि फौजी लोगों ने कैसे अत्याचार किए हैं। सो देख रहे हैं, लेकिन वह लोग तो परदेशी हैं। तुम अपने हो, मैं अपना हूँ, मुजीब अपने हैं। जो अपने हैं सो अपने हैं भाई। ये गोद में बच्चा, ये इसे बचा लिया ना, अच्छा किया। ये बच्चा मेरा नहीं है तो पाकिस्तानियों ने इसके संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दिया। गांव का नाम मैं जान नहीं सका। इसकी दादी माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा। वहाँ कोई भी तो नहीं था, इसलिए बच्चे को गोद में उठा लाया। ये बच्चा मुसलमान है। इसका नाम है मुजीबुर रहमान। इसकी दादी माँ ने बताया कि बड़े रहमान की तरह ये शेख नहीं है, मछुआ है। हूँ क्या इस गांव में कोई स्त्री है? क्यों? अगर हो तो इस बच्चे को उसके पास छोड़ दो, पल जाएगा बेचारा। कौन क्या कह सकता है, बंधुओं की कौन पल सकेगा। सुनो, हो भारत जाने की बात छोड़ दो, लेकिन नौजवान हो इसलिए कह रहा हूँ। राइफल भी है तुम्हारे पास तो क्या हमें पाकिस्तानियों से अपनी शस्य श्यामला भूमि को मुक्त नहीं कराना है? कुछ हो सकेगा, नौजवान लोग कुछ करेंगे तो जरूर हो सकेगा।
गांव के बूढ़ों को, बच्चों और औरतों को हमने यहाँ से भेज दिया है। कहाँ? सो कैसे कहें कहाँ? बस भेज दिया है भारत की ओर। रह गए हैं हम 28 नौजवान। आज सांझ एक मोर्चा भी लेना पड़ा। हमारे साथ पाकिस्तानियों से लड़ोगे, लेकिन जरूर तुम थके हुए हो। मेरे साथ आओ, भूखे भी होगे। यहाँ कुछ था नहीं, चावल था, उबलवाया है। चाहो तो थोड़ा सा भात खा लेना। अगर धर्म कर्म का विचार हो तो भात खुद उबाल लेना, लेकिन ये बच्चा, हाँ हाँ, गोद में ले लिए हाथ जो थक गए होंगे। लाओ मुझे दो। हमारे साथ एक बूढ़ी स्त्री और उसकी युवा बेटी भी है। उन लोगों ने कहा, कुछ भी होने दो, पुरखों का गांव नहीं छोड़ेंगे। मैं ये बच्चा उन्हें दूंगा। आओ आओ न। आगंतुक ने वह बच्चा गोद में ले लिया। स्नेहतिक्त स्वर में याकूब ने कहा, दादा, हाँ मैंने आपको बताया ना, मेरा नाम प्रमोद चंद्र घोषाल है, ढाका का हूँ। आपने अपना परिचय नहीं दिया। परिचय? ओह हाँ, मेरा नाम गफूर है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था, कोई नेता नहीं था, बस 28 युवक थे और एक युवती। 29 ने शपथ ली थी, पंजाबी पाकिस्तानियों की दास्तां नहीं मानेंगे। सभी खुश हुए कि 29 से 30 हुए। गफूर ने सभी से प्रमोद घोषाल का परिचय कराया। 2-3 नहीं थे, इसलिए कि ऊपर छतों पर सतर्कता के नाते पहरे पर तैनात थे। ये थोड़े से टिन शेड युक्त बाड़ा था। नमक पड़ा भात नौजवान खा रहे थे। अभी दल की उस कुमारी युवती से याकूब मिर्जा का परिचय नहीं हुआ था, जो टिन शेड में देगची के निकट भात का वितरण कर रही थी। 29 के दल में एक हिंदू लड़का था। लड़का ही तो, कठिनता से 16 की आयु का, निताई बागची। गफूर ने निताई के सुपुर्द ही किया था याकूब मिर्जा को, और निताई बड़े उत्साह से उसे बता रहा था। ये सब आज दोपहर को हुआ। प्रमोदा पास के गांव से एक व्यक्ति आया। उसने सूचना दी कि लगभग 60 पंजाबी पाकिस्तानी फौजी हैं और वह पहले तो पूछते थे कि हिमायतुद्दीन कहाँ है। भला कौन जाने कौन हिमायतुद्दीन है और कहाँ है। जवाब न मिलने पर तड़ गोलियां चलाते थे, स्त्रियों को बेइज्जत करते और फिर खत्म कर देते। हाँ, तो हमें सूचना मिली कि उस गांव के सभी लोग मार दिए गए। तो दादा, हम लोग क्या कम थे, हमने गांव खाली करा लिया। एक ताई माँ नहीं गई। ताई माँ आप नहीं समझे होंगे, हमारे गांव की एक विधवा है, ये उनका नाम खुर्शीद बेगम है, लेकिन सभी उन्हें ताई माँ कहते हैं। वह नहीं गई और उनकी पुत्री नूरजहां दीदी ने कहा, मैं भी जुर्म के खिलाफ लड़ूंगी। आप देखते, वाकई नूर दीदी खूब लड़ी। वह लोग 60 थे और हम लोग 29। हमारे पास कुल 5 बंदूकें थीं, लेकिन हमने 60 को ठिकाने लगा दिया। बचकर एक भी लौट नहीं सका दादा। सब खत्म। शाबाश। प्रकट में याकूब मिर्जा ने उत्साह दिखाया। सब ठीक हो गया दादा, लेकिन हम उन लोगों की तरह जानवर नहीं हो सकते। बहुतों को हमने कब्र दे दी। बहुत थक गए थे, कुछ बाकी हैं, उन्हें सुबह कब्र में सुलाएंगे। लेकिन बहुत मिल गया, बहुत सी गन, हथगोले वगैरह। एक ट्रक है, जीप, कार है। बहुत ठीक हुआ। अच्छा निताई, मुझे पर रहने को कोई जगह बता सकोगे? सुबह से चलता ही रहा हूँ। जरूर, लेकिन दादा, भूखे रहकर क्या नींद आ सकेगी? ये छुआछात चलाने का समय नहीं है। अच्छा रहेगा कि आप नूर दीदी का बनाया हुआ भात ही ले ले। हाँ हाँ, क्या हर्ज है, आइए न, मैं आपका परिचय भी करा दूं। गांव में है तो क्या हुआ, हम लोगों की नूर दीदी भी ए पास है। निताई के एक हाथ में भात का कटोरा था और दूसरे हाथ से याकूब मिर्जा की बाह थामकर वह शेड में खड़ी उस युवती के पास ले गया जो अभी अभी देगची से भात वितरण कर रही थी। प्रमोदा, ये है नूर दीदी। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ न, छोटा था तो चोरी से अमरूद तोड़ता था, पकड़ने पर ये मुझे चपत जमा देती थी। ये भी तो तब छोटी थी। दीदी, कोई बर्तन नहीं है क्या? प्रमोदा को भात देना होगा। नमस्कार। सहज ढंग से मुस्कुराते हुए नूरजहां ने याकूब मिर्जा पर दृष्टिपात किया। यूं युवकों में ये सब चलता नहीं है, फिर भी मेरे हाथ से भात ले सकेंगे? जरूर। याकूब ने देखा, नूरजहां का रंग सांवला था, परंतु हल्के से दिए के प्रकाश में भी नाक नक्श आकर्षक दिखता था। वह केवल एक साधारण सी धोती ही बदन पर लपेटे थी। निताई कह रहा था, दीदी, ये ढाका से आए हैं। हाँ, गफूर ने मुझे बताया है, मैं अपने साथ एक बच्चा लाया था। गफूर कहाँ गए? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वह बच्चे को मेरी माँ के पास ले गए हैं। ओह, तब तो संतोष है, बेचारे बच्चे की जान बच जाएगी। जरूर, आप बच्चे की चिंता न करें। केवल नमक पड़े चावल, परंतु भूख थी न। याकूब को चावल अच्छे लगे। फिर गफूर आया, तब निताई याकूब को एक छत पर ले गया था
उसे बिस्तरा भी दिया था। क्यों घोष बाबू, ठीक हो न? जी हाँ, वो बच्चा मजे में है। ताई माँ के पास गाय का दूध छान कर सो रहा है। ताई माँ, आप जानिए बूढ़ी हैं। बच्चे को देखते ही पहले बच्चे को गाली दी, फिर मुझे। आपका परिचय दिया तो आपको भी गालियाँ मिली, लेकिन गाली के बाद बच्चे को आसरा मिल गया। निताई ने कहा, ताई माँ की गालियाँ तो आशीर्वाद होती हैं। सुबह बहुत सुबह तक, जबकि वातावरण में अंधेरा था, यकायक याकूब मिर्जा की नींद खुल गई। हर तरफ शोर था और निकट ही एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहा था। तेजी से याकूब मिर्जा ने अपना बैग और राइफल उठाए और छत से नीचे चला आया। तभी छत पर धमाका हुआ। छत पर हथगोला फूटा था। उसे याद था कि निताई उसके निकट ही नंगी छत पर लेट गया था और जाते वक्त उसने उसे जगाया भी नहीं। अब घर में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। याकूब मिर्जा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बाहर जमकर फायरिंग हो रही थी। बीच बीच में नारे भी गूंज रहे थे, कभी अल्लाह अकबर, कभी जय बांग्ला। जोर की गड़गड़ाहट के साथ कोई वस्तु भूमि पर गिरी। कई चीखें गूंजी, शायद हेलीकॉप्टर गिरा था। उत्सुक याकूब मिर्जा तेजी से फिर ऊपर आया। हथगोले के फटने से छत क्षतिग्रस्त हुई थी। एक ओर से छत की मुंडेर उड़ गई थी। सचमुच वह बाल बचा था, वरना राइफल तानकर वह औंधा लेट गया। परंतु अब चीख पुकार भी कम होती जा रही थी और फायर की आवाजें भी कम होती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने हेलीकॉप्टर धू धू करके जल रहा था। उसे कुछ लाशें भी दिखाई पड़ रही थीं, परंतु कोई जीवित व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था। यूं याकूब मिर्जा दुविधा में था। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, वह यही सोच रहा था। धीरे धीरे सभी कुछ शांत हो गया। याकूब मिर्जा ने एक भी गोली नहीं चलाई, परंतु पूरे 1 घंटे वह उसी मुद्रा में कर्तव्य विमूढ़ सा लेटा रहा। यकायक उसने पीछे से बच्चे के कुनमुनाने की आवाज सुनी। चौंककर उसने देखा, उसके पीछे खड़ी थी नूरजहां, कंधे पर लटकी ओटोगन और गोद में नन्हा रहमान। आप जी, अल्लाह का शुक्र है कि आप बच गए घोष बाबू, शायद और कोई भी नहीं बचा। नूरजहां की आंखों में आश्चर्य मिश्रित विषाद था। चौंककर उठते हुए याकूब मिर्जा ने कहा, क्या कह रही हैं आप? कोई भी नहीं बचा? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं बचा। मैं तो घर में थी, सो रही थी। चीख और फायरिंग की आवाज सुनकर जागी तो देखा माँ को 2 गोलियां लगी हैं और वह अंतिम सांसें ले रही हैं। वही दीवार पर मोर्चा लगाया। सुबह ही 40 पाकिस्तानी सैनिकों ने आकर हमला किया। उनकी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर था। मेरा ख्याल है उनमें से भी कोई नहीं बचा। मुझे तो आपकी भी आशा नहीं थी, परंतु मेरा ख्याल है हम 2.25 ही बचे हैं। आइए न एक बार देखें, शायद कोई और भी बचा हो। नूरजहां के सुझाव का याकूब मिर्जा विरोध नहीं कर सका। वह उस घर से बाहर आए। यूं सतर्कता के नाते वह राइफल ताने था, परंतु कहीं भी जीवन के चिन्ह नहीं थे। वहीं जहां रात में उसे गफूर मिला था, ठीक वहीं एक और सैनिकों की लाशें थीं, दूसरी ओर स्वतंत्रता के दीवानों की दी यकायक दोनों ही चौंक पड़े। जलते हुए हेलीकॉप्टर के निकट ही समस्त झुलसा हुआ शतविक्षत सा लहूलुहान पड़ा था निताई। नन्हे रहमान को गोद से उतार कर नूरजहां पागल की तरह निताई के पास पहुंची। मेरे भैया, मेरे खोका, कहाँ चोट लगी, कहाँ? आतुर नूरजहां ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसका सिर अपनी गोद में रखकर वह पगली की भांति बोली, मेरे निताई, बोल न, मुझे 7 गोलियां लगी हैं दीदी। लेकिन इससे क्या दीदी? देखती है न, मैंने उन लोगों का हेलीकॉप्टर राइफल से गिरा दिया। मैं उठ नहीं सका, लपटों से जल गया। और नूरजहां, उसकी आंखों में तब आंसू नहीं आए थे जब माँ को दम तोड़ते देखा था। अब आंसुओं का प्रवाह रुक न सका। तब आंसू निताई के मुंह पर गिरे। जैसे बुझता दिया एक बार पुनः पूरी शक्ति से प्रज्वलित हो उठे। हाफता सा निताई बोला, छी दीदी, आप रोती हैं, आप साधारण तो नहीं हैं। माँ क्या कहा नहीं करती थी कि आप साक्षात दुर्गा का अवतार हैं। बीए में आप फर्स्ट आई तो पांचू मुखर्जी ने मेरे सामने कहा था, ताई माँ की लड़की साधारण नहीं, सरस्वती का अवतार है। बोलिए दीदी, रोने से क्या अपना देश स्वतंत्र हो सकेगा? ना दीदी, आप रोएंगी नहीं। घोष दा, आप दीदी को समझाए न। निताई नहीं रहेगा तो क्या बन देश में, और निताई नहीं है। आप रोएंगी नहीं दीदी, आप आंसू नहीं बहाएंगी। आप। निताई ने हाथ उठाकर नूरजहां के आंसू पोंछ देने चाहे, परंतु वैसा संभव नहीं हो सका। हाथ तनिक उठा और फिर गिर पड़ा और निताई चेतनाहीन हो गया। कुल 20 मिनट बाद निताई ने दम तोड़ दिया। एक बार एक क्षण के लिए वह फिर होश में आया था और टूटते से स्वर में कहा था, दीदी।
जय इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।